नमस्कार। यदि हम इसको आकलन करें इस स्टॉक को, तो आकलन हमारे आसपास में बिकने वाली चाहे वो जीन्स हो या डेनिम की शर्ट्स हो या डेनिम से मिले हुए जो कुछ प्रोडक्ट होती है जो कि खास के फैब्रिक्स आइटम में बात करूं, तो कंपनी का एक बड़ा नाम है जिसका नाम है नंदन। नंदन डेनिम करके कंपनी आती है जो कि बेसिकली कंपनी का काम जो है वो काम है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेनिम प्रोडक्ट। साथ में देखा जाए सर्टिंग्स मटेरियल्स यार्ड्स एंड द वेरियस टाइप ऑफ द फैब्रिकल्स, और जो डेनिम से बनने वाली चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा फोकस करती नजर आती है कंपनियां। क्या ये मार्केट में सस्टेन और ये मार्केट में लिस्टेड है? क्या से आप ये समझिए एक जींस बनाने वाली कंपनी, जींस में काम करने वाली कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है और उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे आज की स्टडी में। और जहाँ पे स्टॉक में लगातार कुछ दिनों से, कई दिनों से, 2-3 दिन ट्रेडिंग में के व्यू से देखा जाए तो हमें गिरावट आती है, कई बार चढ़ती है, तो ये हम उस पर ट्रेडिंग वाले पॉइंट्स को जाकर के सीधे हम कट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वाले पॉइंट्स में हम ध्यान नहीं देंगे। हम ध्यान देने वाले हैं कहाँ पे? कंपनी की बुक वैल्यू और बाकी स्टेटस के बारे में। कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू है करीब 40 रुपये के आसपास, और करंट मार्केट प्राइस हुए अप डाउन चलती रहती है। ये बुक वैल्यू फिक्स है, और फिर ये तो जो कि बुक्स उसकी है उसके बेसिस पे निकल के आती है। अर्थात बुक का मतलब कंपनी की जो फंडामेंटली स्ट्रांग पोजीशन है, चाहे उसके फंडामेंटली में, चाहे उसकी शेयर्स की एज पर एक्चुअल वैल्यू जो है निकल के आती है, बुक वैल्यू के हिसाब से वो निकल के आती है, इसलिए इसको बुक वैल्यू कहते हैं। जो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.22 के आसपास रेंज में ट्रेडिंग मार्केट में चलती रहती है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पोटेंशियल की बात करूँ तो इंडस्ट्री के पोटेंशियल के साइड में इस स्टॉक में, अर्थात जो कि डेनिम वाली कंपनी है नंदन डेनिम, नाम बड़ा यूनिक है नंदन, जो कि एक आपके आसपास में कोई ना कोई होता है, और याद रखने के लिए काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं जिसको समझना एक आसान तरीके में समझना, उस स्टॉक की समझने की क्वालिटी को समझना जरूरी होता है। तो इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो 31 के आसपास, और स्टॉक की पी इसके आधे के आसपास निकल के आती है, मतलब यहाँ पे डिक्लाइन करती नजर आती है, मतलब परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। ठीक है, आगे क्या कहती है? डेट इक्विटी इसका करीब करीब 0.56 के आसपास, तो बहुत बड़ा नहीं था। देखा जाए तो इनकी करंट रेशियो की बात करें तो 1.46 के आसपास था, डेढ़ मान लेते हैं इसको। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो करीब 31 के आसपास देखा जाए। इस 31 के बेसिस पे इसका देखा जाए बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू के बेसिस पे उसको आर की बात करें तो 11.7 के आसपास, और आर की बात करें तो 7.99। एपीएस की तरफ ध्यान दिया जाए तो 3.12, और इन सब के बीच का प्रोसेस जो है उसका कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग इधर 64-65%, और कंपनी डिविडेंड कुछ भी पे नहीं करती है। फेस वैल्यू सबके पीछे की केवल केवल 10 रुपए की फेस वैल्यू की कंपनियां। अब आगे आते हैं हम इसकी फंडामेंटली को समझने के लिए। चलते हैं मार्केट में अच्छा खासा जंप लगाती नजर आई कंपनी, जो कि 2 दिन के 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली, तो वहाँ पे जंप लगाती नजर आई। चलिए वो तो चलती रहती है क्योंकि मार्केट। अब आते हैं इसमें 52 की तरफ हाई, जो कि 57 रुपये, 17 रुपये, अर्थात सीधा सीधा देखें तो 3 टाइम्स जो है बॉटम से लेकर के ऊपरी सतह तक कामकाज करती नजर आई है। फिलहाल स्टॉक की प्राइस क्या थी? 49 का, अर्थात ऊपरी सतह से देखने को सीधे सीधे आती है। ऊपरी सतह से क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे गिरावट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे 52 की हाई को तोड़ा था। तोड़ने के बाद क्या हुआ? मार्केट में उसी दिन गिरावट आई, और लगा जो मार्केट गिरता नजर आता है, और क्योंकि मार्केट में क्या लगा? गिरावट वाले पोजीशन। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में? टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, एक साल की चार्ट हम रखने का प्रयास करें तो एक साल की चार्ट में क्या निकल के आती है? एक साल के चार्ट में निकल के आती है स्टॉक स्टेबल सस्टेन करती नजर आती है ना, मार्केट में कोई सस्टेन करती आती है, सस्टेन करती नजर आती है, और सस्टेन करने के बाद इसकी क्या होती है? सस्टेन करने के बाद देखिए इसका एवरेज प्राइस में क्या निकल के आती है? नियरली इसके पास निकल के आ रही थी, लेकिन इससे ऊपर भी कारोबार करती नजर आती है, जहाँ पे स्विंग वाला पोजीशन निकल के आता है, जो कि नया ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, लोग कहते हैं नया स्विंग वाले सिस्टम्स में इस हिसाब से निकल के आती है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशंस बनती नजर आती है कंपनी की। पिछले 3 महीने के ट्रेंडिंग चार्ट की व्यू को तरफ देखें तो ट्रेंडिंग पिछले 3 महीने में स्टॉक में एक जो सपोर्टिंग लेवल था, उस सपोर्टिंग लेवल से ऊपरी सतह भी कामकाज करती हुई देखा गया स्टॉक में। और इसके कामकाज का देखा जाए तो ये एवरेज, इसको एवरेज डे मार्क वैल्यू देख लीजिए। और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ?
मार्केट एक सस्टेन करने के बाद दोबारा जब जंप करती तो जंप करती नज़र आई, और उसको देखिए रेशियो कितना बड़ा अट्रैक्टिव निकल के आते हैं। इसी लेवल से आगे इंक्रीज करती नज़र आती है कंपनी के परफॉर्मेंस। इसको हम आगे चल के समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसका फंडामेंटली हाईलाइट की तरफ एक नज़र डालें तो इसके पास क्या आया था, रिवाइज डिस्क्लोजर ऑफ द सेबी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आया था, और ये कंपनियां क्या डिक्लेरेशन दिया है उसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट्स को लूँ तो एक पॉइंट्स में देखा जाए तो ये कंपनी बेसिकली गुजरात बेस्ड कंपनी है, अहमदाबाद में इसकी ऑफिस है, और अहमदाबाद कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस दोनों निकल के आती है कंपनी का। इसका क्या कंपनी ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया रिवाइज में, और रिवाइज में कहा कंपनी ने जो उनके सेविंग इनको जो स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि बाबा आपने इसका तो अपनी कंप्लायंस फाइल नहीं किया है, बताइए क्या हुआ आपका कंप्लायंस का। तो कंप्लायंस मेरी कंपनी कहती है कि हम क्या करें, हमारे हाथ तो बंधे पड़े हैं। किसके भरोसे? सीएस के भरोसे, अर्थात कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर के भरोसे हम बैठे पड़े थे। और यहाँ पे रिजाइन कर देती है कंपनी सेक्रेटरी, और जब रिजाइन कर देती है कंप्लायंस ऑफिसर तो हम कुछ कर नहीं पाए। हमारा जो टाइम फ्रेम था, ड्यू डेट था, वो कितना दिन का था, नियरली कितना दिन का निकल के आता है, 180 डेज। प्रीवियस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एक कमेटी बननी थी, इसका नाम था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और उस कमेटी की मीटिंग होनी थी, और मीटिंग तो हुआ नहीं क्योंकि देयर वाज अ डिले इन द होल्डिंग ऑफ द मीटिंग बिकॉज ऑफ द advertising in the companies to issue the compliance will also apply provision, but क्या हुआ कंपनी की, ड्यू टू द हैपन नॉन कंप्लायंस वाज हैपन ड्यू टू द रिजिग्नेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ढीला पड़ गए। चलिए, इसका अर्थात मैनेजमेंट उस लेवल से तैयार लेके नहीं बैठी है। कोई नहीं, आगे चलते हैं, बात करते हैं कंपनी की कुछ और अपडेट के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर किया था कंपनी क्योंकि डिजाइन हुआ था पिछले साल के डेटा को। आउटकम ऑफ द सब डिवीजन हुआ था, स्टॉक स्प्लिट की बात कर रही थी कंपनी। कंप्लायंस के बाद कॉर्पोरेट एक्शन तरफ एक नज़र डालें तो कंपनी 2022 में क्या किया था, बोनस इशू लेके आई थी, जहाँ पे 2 शेयर था उसके बदले आपको 1 शेयर दिया, अर्थात 2 रुपये के बदले 1 रुपया आपको दिया। मैंने अच्छा दिया, कोई बात नहीं। इसमें एक चीज़ और निकल के आती थी, कहते हैं ये कंपनी कॉर्पोरेट ऑक्शन सबसे टफ डिवीजन ऑफ स्टॉक स्प्लिट की बात कर रही है। स्टॉक स्प्लिट की 17 तारीख को बात किया, इसका अप्लीकेबिलिटी क्या है, कैसे है, इसके बारे में एक नज़र डालते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसके नज़र में देखा जाए तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी के बारे में कहती है जो हम स्टॉक को क्या करना चाहते हैं। डेनिम लिमिटेड और 17 जून को होल्ड हुआ था मीटिंग 1 बजे दोपहर में, ठीक है, कंक्लूजन हुआ था, 2 घंटे की मीटिंग चली थी। उसमें क्या निकल के आया, अप्रूवल ऑफ द सब डिविजन स्प्लिट ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, और जो 10 रुपये के शेयर्स हैं उसको कंपनी क्या करने वाली है, आपको 1 शेयर के बदले 10 शेयर देगी। अर्थात क्या होगा, स्टॉक की सीधे की प्राइस जो अभी 500 के आसपास चल रही थी ना, कितना प्राइस था इसका स्टॉक का, स्टॉक की प्राइस थी कितनी, नियरली स्टॉक की प्राइस कितनी थी, 449 रुपये, सॉरी 49 के आसपास प्राइस थी। तो वो क्या होगा, मार्केट में सीधे के सीधे 10 में डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा कितना, 1 के बदले 10 शेयर। चलिए, अच्छी बात है, कहाँ 5 रुपये के आसपास शेयर आ जाएगा। अब इतनी छोटी से शेयर को क्यों डिवाइड करना चाहती है कंपनियां, मुझे कई बार ना कुछ जबकि देखा जाए, यदि कुछ मैनेजमेंट की तरफ देखा जाए तो कंपनी मार्केट में 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 70 हज़ार के शेयर्स हैं 1 शेयर, और वहाँ पे यहाँ पे कंपनी स्प्लिट करती नजर आती है, कोई बात नहीं, चलती है। फिर कहती है यहाँ पे अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ द कंपनी ने कैपिटल क्लॉज को चेंज करना है, ऑर्डिनेशन ऑफ जो चार्टर अकाउंटेंट थे उसको उन्होंने चेंज कर दिया, रिजाइन हुआ, दूसरा अपॉइंट किया नेहता जैन, जो कि शायद ये भी नंदन है, तो नेहता जैन एसोसिएट्स को चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म उन्होंने अपॉइंट किया है एज ऑडिटर्स। ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, ऑथराइज शेयर कैपिटल ये था पहले, और उसको इशू ऑफ द सब्सक्राइब शेयर ये था, पेड अप शेयर कैपिटल ये रही। इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये कवर करती नज़र आती है कंपनियाँ। तो ये इसका 2 पार्ट्स निकल के आई, यहाँ पे हमने लिखा, एक तो इनकी कंपनी सेक्रेटरी
रिजाइन हो गया, दूसरी जगह इन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह की बात किया और जहाँ पे शेयर को स्प्लिट करने की बात कर रही है। आगे आते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट में कंपनी लगातार इंक्रीज करती नजर आती है रिवेन्यू मॉडल में। चाहे देखेंगे प्रॉफिट की पार्ट देखें या सेल्स की पार्ट को देखें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें या नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें, जहां तक नजर जाती है इसकी ग्रोथेबल देखती है, चाहे वो सेल्स पार्ट को हो या बाकी सारे पार्ट को। अब आते हैं आगे और आगे देखें क्या क्वार्टरली बेसिस में इसी तरह की परफॉर्मेंस करती नजर आई है कंपनियां या नहीं करती नजर आई। ये इसका कुछ हिस्टोरिकल डेटा है जो कि एनएससी की वेबसाइट से अवेलेबल है। जो मैंने यहाँ पे जो अवेलेबल है, यहाँ पे टेक्निकल इंग्लिश की वजह से यहाँ भी सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है सभी कंपनियों का। कुछ कंपनी का अपडेटेड होता है तो मैं बाकी अपडेटेड नहीं है तो मैं फिर उस पर कुछ कर नहीं सकता। जो जैसा है वैसा ही पोस्टर इसको पढ़ते हैं और यहाँ पे आकर के हम इसको क्लियरिफाई करने का प्रयास करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ ध्यान दें तो क्वार्टरली बेसिस में क्या निकल के आती है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को आती है। 580 करोड़ तक गया है, 780 तक गया था, 721 तक गया था। फिलहाल कोविड के बाद के पीरियड को देखें, आकलन करें तो कोविड के बाद का ही पीरियड था, इसको मार इस पीरियड के बाद का देखें इसमें क्या निकल के आती है। 21-22 के हिसाब से देखा जाए 21-22 में थोड़ा सा गिरावट थी, लेकिन 22-23 से फिर दोबारा चलना स्टार्ट करती है कंपनियां। ओवरेज एक कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करती नजर आती है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या लग रहा है, लगातार सस्टेन करती नजर आती है। ऐसा नहीं है जो मार्केट में गिरावट वाली सिचुएशन निकल के आती है यहाँ पे। दोस्तों किसी भी स्टॉक में कोई खरीदने और बेचने की कोई राय नहीं है, एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, कंप्लीटली लर्निंग पार्ट्स। अब यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की तरफ आकलन करें तो निकल के आती है नियरली 27 करोड़ के आसपास। और यहाँ से पहले देखा जाए क्वार्टरली बेसिस में तो 3 करोड़ 2 करोड़ 8 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे क्या नजर आता है, परफॉर्मेंस अच्छा नजर आता है। अब आते हैं प्रॉफिट के। प्रॉफिट वाले में ईयर टू ईयर को देखा है, कंपेयर करके देखें तो हम इसको लेंगे फिलहाल कब से, कोविड के बाद की बात, 22-23 से लेकर अभी तक का डेटा। उससे पहले का बात छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा गिरावट थी, सिचुएशन थी, लेकिन उसको हम एक अलग साइड में रखें और उसको अलग देखें तो यहाँ से स्टॉक में क्या हुआ, इसके रिवेन्यू में गिरावट आ गई। इसके बाद क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें क्या सस्टेन कर देना, क्योंकि तीनों साल के एवरेज देखेंगे तो 7 4 11 6 17 होता है। 17 को डिवाइड कर देते 3 से, वही 6.5 के आसपास मिल के आती है, 5.5 के आसपास, 5.5 के आसपास। अब आते हैं आगे प्रॉफिट की तरफ देखे थे, प्रॉफिट भी 45 करोड़ के आसपास। इससे पहले भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट जहाँ पे 73 करोड़ 63 करोड़ के आसपास गया था, वहाँ पे पिछले 2 साल से नुकसान में झेल रही स्थिति में अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आती है, थोड़ी सी अच्छी नजर आती है। छोटी सी कंपनी है तो रिवेन्यू यदि सेल्स कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। हमेशा क्या देखना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहिए। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कितना निकल के आता है यहाँ पे 3.12 के आसपास। डिविडेंड पे आउट कुछ है नहीं तो इसके लिए क्या करें, डिक्लाइन कर देते हैं। अब हिस्टोरिकल डेटा देखें, हिस्टोरिकल डेटा क्या दर्शाती है, हिस्टोरिकल डेटा में ये दर्शाती है 3 टीटीएम के हिसाब से, एक साल के हिसाब से जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 14,000% का जंप होता है। ऐसे ही देखा जाए स्टॉक प्राइस एक साल में अच्छा खासा जंप है। यहाँ पे डिक्लाइन करती क्योंकि मैं इसको 10% से नीचे है तो मैं इसको मानता हूँ एवरेज से भी कम निकल के आती है। कंपाउंड सेल्स यदि 10% से नीचे है तो फिर डिक्लाइन मारिए, कुछ करने की बात है नहीं, क्योंकि आपकी सेल्स 10% से नीचे होता है तो आपकी मैनेजमेंट कुछ सेल्स इंसेंटिव कर नहीं रही है। इसके बेसिस पे देखा जाए डेटर्स की पार्ट तो डेटर्स पार्ट में निकल के आती है करीब 68 दिन, मैं इसको 70 दिन 3 महीना मान लेते हैं, 2 महीना मानते हैं, 8 दिन कम कर देते हैं। अब 8 दिन कम करने के बाद इसका डेटर्स का पार्ट कितना रहा, डेटर्स कहती है 372 करोड़ का, ठीक है। 372 करोड़ का डेटर फंसा और पैसा कहाँ था, 2000 करोड़ के आसपास। अर्थात कितना परसेंट की मार्जिन होती है यहाँ पे, मार्जिन को देखा जाए कई बार ना कंपेयर करने के टाइम पे जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन थी वो प्रॉफिट मार्जिन के बेस पे जो डेटर्स फंसा हुआ है ना पैसा, उसको भी एक परसेंटेज देखना चाहिए, उसका परसेंटेज क्या है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी है एनालिसिस करने के लिए।
या आप इसको देखा जा सकता है जो बिजनेस में इनकी मैनेजमेंट की तरफ से क्या इनिशिएट किया गया, पैसे रिकवरी को लेकर के या फिर इसको टाइम सेविंग को लेकर के। तो चलें, इसमें कितना परसेंट आई, 312 करोड़ के आसपास था ना, कितना था, 372 करोड़। 372 करोड़ मैं यहाँ लेता हूँ, 372 करोड़ का, और इसको देखा जाए इसकी परसेंटेज तो कितना निकल के आती है, सोचिए परसेंटेज कितना आया। इस बेसिस में परसेंटेज निकल के आती है नियरली करीब, मैं हार्डली लेता हूँ राउंड ऑफ फिगर में, करीब करीब कितना आता है, 15% से ज़्यादा, ग्रेटर देन 15%। ठीक है, 10 से 15%, ठीक है, 20% तक देखा गया है कुछ सेक्टर के अंदर जहाँ पे पैसे फंसे होते हैं लोगों के। लेकिन उससे ज़्यादा यदि होता है जब बुक करते हो, फिर आपकी बुक की रिकवरी नहीं होती है, तब फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब आते हैं हम कहाँ पे, ऑनरशिप के पास। कंपनी की ऑनरशिप क्या कहती है, ऑनरशिप में जो कंपनी है यहाँ पे वो देखा जाए तो ऑनरशिप में कंपनी के पास करीब 65% के आसपास होल्डिंग है, और 35% होल्डिंग रखी है किसने, केबल और केबल प्रबली के पास। यहाँ पे अभी जस्ट मैं डेटा ओपन कर रहा था, वहाँ पे डेटा आ रही थी प्लेज का। प्लेज वाले में क्या निकल के आती है, प्लेज कभी किसी कंपनी इसके प्रोमोटर्स ने इन सभी शेयर को प्लेज किया था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें प्लेज नहीं दिख रहा, सब कोई प्लेज की परसेंटेज नहीं दिखनी, क्योंकि सबके पास कोई प्लेज बचा नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल प्लेज नहीं है, इसकी वजह से प्लेज परसेंटेज हमने यहाँ पे नहीं देखा। अब आते हैं इसके बाद क्या निकल के आती है, यहाँ पे ब्लॉक डील, बल्क डील की बात करती है, जहाँ पे इसका ब्लॉक डील हुआ तो था इस कंपनी में, और वो कब हुआ था, अभी रिसेंटली 20 जून को इसमें क्या हुआ, बल्क डील हुआ। तो बल्क डील जो हुआ इस कंपनी में, उसका क्या रिजल्ट निकला, इसमें कंपनी है, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, कब का, 20 जून का, और उससे पहले 19 जून का भी डेटा निकल के आती है। मतलब इस कंपनी में क्या हो रहा है, लगातार बल्क डील ही बल्क डील चलती रहती है। 19 तारीख का, 18 तारीख का, लगातार बल्क डील, 18 तारीख से लेकर के अभी तक का डेटा देखें, केवल 20 तारीख को मैं डेटा को आकलन करूं, केवल 20 जून के डेटा को, तो टोटल इसमें बल्क डील क्या निकल के आती है, बल्क डील निकल के आती है एक क्वांटिटी ये, और दूसरा निकल के आती है 11 लाख शेयर्स का, उससे पहले 10 लाख, 11 लाख के आसपास का शेयर का। मतलब यहाँ पे बल्क डील में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके एक आकलन करके देखते हैं। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने, कंपनी का नाम है सिरी चिरीपाल एक्जिम एलएलपी। इन्होंने इसकी कंपनी में क्या किया, यहाँ पे बाय सेल की कुछ ऑप्शन नहीं देता है क्या, शायद यदि देता तो बड़ा अच्छा होता शायद। ये बल्क डील में कर क्या रही है, और वो राइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, इन्होंने क्या किया, सेल किया है, कितना, 25 लाख शेयर, ठीक है, पहला स्टेज। दूसरा, सेल कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कितना, 11 लाख शेयर। फिर उन्होंने सेल के बाद क्या किया, बाय किया, अर्थात इतना शेयर, अर्थात इसकी प्राइस को आकलन कीजिए। इन्होंने पहले बाय किया कितने पे, 64 रुपया 26 पैसे पे। इन्होंने सेल किया कितना शेयर को, 11,04,000 शेयर। अब आती है एक दूसरी पार्टी, मार्केट में क्यों, पता है क्यों गिरावट हो गई, क्योंकि ये इन्होंने बिकवाली कर दिया उस सेशन के अंदर, एक ज़्यादा सेल देखने को मिली है, 25 लाख शेयर की क्वांटिटी सेल कर दी। अब एक और निकल के आती है, जहाँ पे देखा जाए इस कंपनी का, ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने पहले बाई की बात कर रहा हूँ, तो बाई कितना कर रही है, 14 लाख से ज़्यादा शेयर कर रही है, और खरीद सेल कितना कर रही है, करीब 8 लाख शेयर के आसपास कर रही है। कुछ शेयर सेल करते हैं, कुछ शेयर खरीदते हैं, वही बल्क डील के तौर पे यहाँ पे देखा जाए, इसको यदि रिकॉर्ड करके देखा जाए तो इसको यही डेटा एनालिसिस के तौर पे कामकाज करती नजर आती है कंपनी। जहाँ पे इसका ब्लॉक डील की चर्चा करें तो ब्लॉक डील में कुछ नहीं आता, इंसाइडर ट्रेडिंग में देखा है तो उनकी एम्प्लॉय की तरफ से कुछ ट्रेडिंग प्रमोटर ग्रुप्स ने कुछ किया है, नहीं किया है, साइट की तरफ से कुछ है या नहीं है। इसके बाद देखा जाए जिनके पास क्या है, ऑपरेशनल्स सारे के सारे, मतलब यहाँ वेबसाइट में मुझे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। ओपन मार्केट से उन्होंने क्या किया था, सेल आउट किया था, क्या किया था, डिस्पोज किया था यहाँ पे पैक के हिसाब से,
प्लेज की बात यहाँ पे कम्प्लीटली निकल जाती है, कैपिटल हिस्ट्री के बाद निकल के आती है कैपिटल क्या कहाँ पे क्या किया है। तो ये इसकी थोड़ी सी अच्छी फीचर लगती है। अब चलते हैं कंपनी की तरफ, और कंपनी देखी जाए तो एज ऑन डेट में परफॉर्मेंस लेवल क्या निकल के आती है उसकी तरफ हम चर्चा करें। जहाँ पर हम चर्चा करे थे तो अभी फिलहाल हम शेयर होल्डिंग की, और शेयर होल्डिंग क्या निकल के आती है उसी की चर्चा करें। शेयर होल्डिंग में जो हम देख रहे थे नियरली आरडी देखा जाए प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी ईयरली बेसिस का एक बार रिकनसाइल करें। ईयरली बेसिस में क्या निकल के आती है 2017 से लेकर के अभी तक में ये लगातार प्रमोटर्स बायबैक करती नजर आती है, जो कि मार्केट से कर रही है या फिर पहले लगता है करती नजर आती है। यहाँ पे एफ आई और डी आई के कोई पोजिशन नहीं है। पब्लिक की पोजीशन है करीब 34% के आसपास, और पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में। पब्लिक के पास 34% जो है उसमें से कुछ नाम तो उनके लगता है उनके ग्रुप का ही होगा। चिरीपाई पाल करके आती है जिनका एक पोजीशन देखने को मिलता है। सूरज गुप्ता जिनके पास पोजीशन देखने को मिलता है। जयराम्स ब्रोकिंग कंपनी लिमिटेड जिनके पास कुछ पोजीशन देखने को मिलता है। तब इन सब रिटेल को छोड़ इसको सबको छोड़ दिया जाए, जो कि नॉन इन्वेस्टर को नॉन रिटेल को। तो रिटेल में क्या निकल के आती है मनमोहन सिंह, एस अग्रवाल और कुछ ऐसे नाम निकल के जिनके पास कुछ कुछ पोजीशन है यहाँ पे। टोटल 34 में से घटा दें कितना, 1.5 2 3 6% घटा देते हैं, लगता है 29% के आसपास पर नियरली देखा जाए तो 29-28% के आसपास की पोजीशन किसके पास है, नियरली रिटेल के पास और ट्रेडर के पास, जो कि 1% से कम की मार्केट में कामकाज करती नजर आती है। एज ऑन डेट में परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है स्टॉक की, एज ऑन डेट में परफॉर्मेंस लेवल ये दर्शाती है इस कंपनी का, क्योंकि चार्ट का हम आकलन करें, चार्ट का आकलन देखिए, चार्ट का आकलन कितना जितना पीछे चलेंगे उसमें एक टाइम फ्रेम था जब इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस इस लेवल तक गई थी। टाइम फ्रेम क्या था, 70 रुपये तक की परफॉर्मेंस गई थी स्टॉक। फिर बाद में क्या किया कंपनी ने, उसकी लगातार गिरावट आई और फिर दोबारा चढ़ने के लिए तैयार हो रही, क्योंकि मार्केट में फिर से ये स्प्लिट करेगी अपनी वैल्यूशन को। और छोटा सा स्टॉक में पता है क्या होता है, पेनी स्टॉक नजर आती है, देखने में लगता है छोटा सा स्टॉक, लेकिन कई बार अच्छी साबित होती है, कई बार अच्छी साबित नहीं होते हैं। फिलहाल यहाँ पर ट्रेंडिंग एक बनती नजर आती है स्टॉक में। फिलहाल कुछ दिनों से लगातार एक ट्रेंडिंग बनती नजर आती है, जहाँ पे अपर साइड के लिए मोमेंटल देखने को मिला। इसकी हम इसको में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखा जा सकता है। इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को देखा जा सकता है। मैं सीधे सीधे आकलन करके देखूं एक बार तो ऐसा नहीं नज़र नहीं आता मुझे। इसको यदि आकलन दूसरे तरीके से किया जाए तो क्या निकल के आती है, इसी टाइम फ्रेम हिसाब से देखा जाए तो लगातार जो स्टॉक था इसी इसी बॉर्डर के आसपास रही है। इसको इसलिए सीधे सीधे इसको सीधा सीधा लेके देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्लियरिटी नज़र आती है। अब ये अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ती भी नजर आती है कई बार। दोस्तों आप चाहो तो इंडिकेटर यूज करना, ढेर सारे इंडिकेटर्स है। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक ने लगातार इसी टाइम फ्रेम के अंदर काम करती थी। यहाँ पे एक लंबी सी गिरावट देखने को हमें लग रही है, दोबारा इस जो रेजिस्टेंस के आसपास है वहाँ पर चढ़ती नजर आई, फिर दोबारा गिरती है और उसी के आसपास नजर आई स्टॉक, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें निकल के आती है। आज ऑन डेट में परफॉर्मेंस की बात करें तो 270% के आसपास के 10 सालों में, 5 सालों में कहते 272% के आसपास, 3 सालों में 222, 2 सालों में 70 के आसपास, 1 सालों में 145 के आसपास के परफॉर्मेंस लेवल देखने को बनी है। और इसी हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक ने लगातार एक अच्छी सी परफॉर्मेंस करती नज़र आती है। और एक टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए, एक टाइम फ्रेम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती नज़र आती है। जहाँ पे इसकी पीएस कंपनी से सेंसेक्स की तरफ से कंपेयर करके देखा तो सेंसेक्स से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती नजर। इसकी पीएस कंपनी में चर्चा करेंगे, वाईटीएल का, जिंदल वर्ल्ड्स का बात करेंगे। उसके बाद और भी कंपनी का हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसको कंपेयर करने वाला लाइक नहीं समझते, क्योंकि इसका लाइक यहाँ से और इसको किया जा सकता है, बाकी इससे तो वीटीएल से नहीं किया जा सकता। तो इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी है और इसका प्राइस भी स्टॉक प्राइस की काफ़ी जंप करती नज़र आती है। तो हमने समझने का प्रयास किया कंपनी का, जो कि कंपनी का नाम था नंदन डेनिम, और कंपनी क्या करती है, जींस और जैकेट्स और यार्न्स वगैरह से सारे काम काज करती नजर आती है। जहाँ पे हमने फाइनेंशियल्स में देखा कि कंपनी का अच्छे खासा परफॉर्मेंस स्टैंड ऑन हिसाब से नजर आती है, और हमने इसको थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास किया, जहाँ पे फंडामेंटली हाईलाइट से लेकर टेक्निकल ट्रेंड में थोड़ा सा पार्ट्स को लेने का प्रयास किया है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।